नमस्कार, माई सेल्फ कविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SPCGCA गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। लिमिटेशंस में सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध के लिए सांझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों बंधित परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बनता है। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई उल्लेख नहीं है, जिसमें सांझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक डोनर एटम द्वारा दिया जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में नहीं बताती। इसके अनुसार O2 के एक अणु में कोई अबंधी, ऑक्सीजन के अणु में कोई लोन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अतः ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक होना चाहिए। परंतु वास्तव में ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और इस पैरामैग्नेटिक नेचर को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। इलेक्ट्रॉन के युग्मन के बिना हाइड्रोजन आयन बनना कैसे पॉसिबल है, इसके आधार पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस नहीं करती है और आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कंपाउंड में कितने आयनिक गुण हैं, इसके बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई जानकारी नहीं देती है। नेक्स्ट हम लेते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे दो कक्षकों के अतिव्यापन से एक सहसंयोजक बंध बनता है जिनमें विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। उपयुक्त विवरण में हमने H2 का उदाहरण लिया, जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के पास 1s कक्षक उपलब्ध था। अतः हाइड्रोजन SS ऑर्बिटल द्वारा सिग्मा बंध बनता है। चूँकि S ऑर्बिटल गोलाकार आकृति के होते हैं और X, Y और Z तीनों अक्षों में एक जैसे फैले रहते हैं, अतः इसमें कक्षकों की दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी दिशा में दोनों कक्षक एक दूसरे के समीप आए तो अतिव्यापन होगा ही और सहसंयोजक बंध भी बनेगा। लेकिन यदि p ऑर्बिटल्स के अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है तो उस पर दिशा का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो लोग उसमें डिवाइड होते हैं और X, Y और Z एक्सिस पर स्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर बोरोन का डायटोमिक मॉलिक्यूल लें तो यहाँ पे बोरोन का 1s2 2s2 2px1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि 2px ऑर्बिटल 2px ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा। ये जो होता है अतिव्यापन, ये समूह अतिव्यापन कहलाता है और इस तरह के अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध बनेगा। परंतु यदि हम ऑक्सीजन के डायबेटिक मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2py में 1 और 2pz में 1, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2py और 2pz जो x और y एक्सिस पे होते हैं, उनके बीच में जब अतिव्यापन होता है तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, यानी उनको हम सहपार्श्विक अतिव्यापन कोलेट्रियल ओवरलैपिंग कहते हैं और इस अतिव्यापन के द्वारा पाई बंध बनता है। इसीलिए ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बंध का निर्माण होता है। इसी तरह से हमने नाइट्रोजन में भी एक सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं, क्योंकि उसमें तीनों p ऑर्बिटल के पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में हम हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में H2O, अमोनिया, CH4 आदि के एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम CH4 के मॉलिक्यूल देखते हैं तो CH4 में कार्बन के s ऑर्बिटल के साथ में हाइड्रोजन का कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है और यहाँ sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है और sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग और ss ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अलग एक्सटेंट तक होगी। इसलिए CH4 के जो बंध होंगे वो चारों बंध समान नहीं होने चाहिए, परंतु प्रैक्टिकली H2O, CH4 इनमें सब में ये देखा गया, जो भी हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है उनमें सब में जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी समान है और इसलिए यहाँ पे ये वेरिएशन जब आया कि अगर ये एटॉमिक स्टेज में ही ओवरलैपिंग डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है तो वहाँ पे अलग एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होगी और अलग एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होगी तो बंध ऊर्जा और बंध लंबाई अलग अलग मात्रा में होंगी।
परंतु प्रैक्टिकली चारों बंद एक समान थे। CH4 में, H2O में भी दोनों बंद समान थे, अमोनिया में तीनों बंद समान थे। तो इसलिए पॉलिंग ने इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन की यानी संकरण की कल्पना करी और उन्होंने इस वेरिएशन को संकरण के आधार पर समझाया और उन्होंने कहा कि ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, उसके बाद में बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।